नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में एक बार फिर से मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आप लोगों की मांग को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का ये कंपाइलेशन हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप इंग्लिश माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो ध्यान रखिए, जो इंडियन इकोनॉमी है उसका कंपाइलेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर देखिए अपलोड हो चुका है। 4 उसके टोटल पार्ट है। अगर आप उसको सुन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी। यदि आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। ये आज पहला पार्ट है, बहुत जल्द इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी अपलोड हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो इन वीडियो के माध्यम से आपकी कवर हो जाएगी और प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हो पाएंगे। देखिए 12 जून का आपका पेपर है, समय बेहद कम है, तो मैं सरल भाषा का प्रयोग करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाने का एक प्रयास करूँगी। आपने अपनी तरफ से बस इतना करना है, फोकस बना के रखना है और ध्यानपूर्वक इन वीडियोस को सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सेगमेंट क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो सेगमेंट है उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्या है शब्दावलियां हैं और उनकी जो है परिभाषाएं हैं, इसके बारे में देखिए बताया गया है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां और उन शब्दावलियों का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम इस सेगमेंट के तहत पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनौपचारिक या फिर असंगठित क्षेत्र के उद्यम। देखिए वैसे उद्यम जिनमें जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या सामान्यतः 10 से ज़्यादा नहीं होती। यानी कि कोई एक ऐसा उद्यम है जहाँ पर काम करने वाले लोग 10 से कम हैं, तब उसको एक अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र का उद्यम माना जाता है। अगर 10 या उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन जो है लागू होने लगते हैं। दूसरा वर्ड क्या है, तो अदृश्य मदे। अदृश्य मदे, इनको इंग्लिश में देखिए इनविजिबल्स बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ एक वित्तीय वर्ष में जो भी लेन देन होता है उसको भुगतान संतुलन के माध्यम से देखते हैं। भुगतान संतुलन के बहुत सारे अलग अलग पार्ट होते हैं, उसी में से एक होता है आपका चालू खाता, जिसको इंग्लिश में करंट अकाउंट भी बोलते हैं। इस चालू खाते के अंदर वो वस्तुएं जो दृश्य नहीं है, देखिए कुछ वस्तुएं तो दृश्य हैं। अगर आपने गेहूं का आयात किया, अगर आपने चीनी का आयात किया या फिर आपने निर्यात किया, तो ये चीज़ें क्या है, दिखाई दे रही हैं। जो आपके पोर्ट वगैरह पे कस्टम अधिकारी हैं वो इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं, तो ये दृश्य विजिबल मदे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है, जैसे पर्यटन, जहाजरानी, वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग की जो वित्तीय सेवाएं हैं, क्या ये दिखाई देती हैं? जी नहीं, ये दिखाई नहीं देती। मान लीजिए विदेश में आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है और आप जो है उसकी फीस वगैरह भेजते हैं, तो क्या ये जो आपके पोर्ट है क्या वहाँ पर दिखाई देती है अधिकारियों को? नहीं। लेकिन आपने सर्विस के लिए भुगतान तो किया, और जब आप विदेशों के साथ कोई भी प्रकार का भुगतान करते हैं तो आपके भुगतान संतुलन का एक हिस्सा तो बनता है, लेकिन उसका भी एक इनविजिबल अदृश्य मद का हिस्सा बनता है। ठीक है, तो आपने क्या ध्यान रखना है, बेसिकली सेवाएं, मुख्यतः सेवाएं जो है आपकी अदृश्य मदें होती हैं। इसमें देखिए विदेशों से उपहारों का आदान प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ और लाभांश आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। मान लीजिए आपकी कोई जो है फैक्ट्री है वो आपने विदेश में खोली, या फिर विदेश की एक फैक्ट्री है उसमें आपका स्वामित्व है, तो उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को जितना भी मुनाफा होगा तो वो उसका डिविडेंड, उसका लाभांश आपको भी तो देगी। तो वो जो लाभांश है वो एज सच तो दिखाई नहीं देता, लेकिन एक आप कह सकते हैं लेन देन तो हो रहा है पैसे का, तो वो क्या है, एक अदृश्य मद है भुगतान संतुलन के तहत। तो आपने क्या ध्यान रखना है, सबसे ऊपर होता है भुगतान संतुलन, उसके अंदर होता है आपका कौन सा, चालू खाता। चालू खाते के अंदर एक होते हैं आपके गुड्स, यानी कि आपके कुछ माल वगैरह होते हैं, दूसरी होती है आपकी सर्विसेज यानी कि सेवाएं। वो जो सेवाएं होती है सामान्यतः वही आपकी अदृश्य मदें होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाता है देखिए अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है, देखिए
विनिमय दर में गिरावट, यानी कि विनिमय दर क्या, एक करेंसी, एक मुद्रा को जब आप दूसरी मुद्रा से बदलते हैं, रुपए के बदले जब आप डॉलर खरीदते हैं, तो जो विनिमय दर है डॉलर को रुपए में बदलने की, अगर इसमें गिरावट आ जाए तो कहीं ना कहीं जो विदेशी मुद्रा की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा है उसकी कीमत कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए पहले आप 70 रुपये देकर $1 खरीद पाते थे, लेकिन विनिमय दर में अब गिरावट हो गई, अब आप $75 देकर ही $1 खरीद पाते हैं। तो इसका मतलब आपकी जो आंतरिक मुद्रा है, जो आपकी घरेलू मुद्रा है, कहीं ना कहीं उसकी कीमत गिरी है डॉलर के सापेक्ष। और दूसरी मुद्रा, खासकर वो डॉलर ही होता है, उसके सापेक्ष जब आपकी खुद की मुद्रा गिरती है तो उसको अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, देखिए, अवसर लागत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दरअसल ये किसी कार्य या मूल्यवान संदर्भ में परिभाषित की जाती है। दरअसल आपने एक चीज को चुना और उस चीज को चुनने के लिए आपने एक दूसरी चीज को छोड़ा, तो वो जो छोड़ा है आपने जिसको, वो जो अस्वीकार किया है आपने विकल्प, उसकी जो कीमत है वही देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अवसर लागत होती है। मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में भी एक एग्जाम्पल दिया था। मान लीजिए आप कक्षा में रोजाना जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, एक दिन कक्षा जाना छोड़ देते हैं, $20 के टिकट खरीदते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत क्या है, आपने कक्षा छोड़ी, हो सकता है आपकी पढ़ाई का रूटीन खराब हो जाए, आपकी अटेंडेंस खराब हो सकती है, हो सकता है उसी टॉपिक से एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाए तो आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। तो ये सारी क्या थी, अवसर लागत थी, और आपने गलत अवसर लागत यहाँ पे की है, क्योंकि एक छोटे से एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए आपने काफ़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ दिया। वही मान लीजिए आप जॉब करते थे, आपको हर महीने एक तनख्वाह मिलती थी, लेकिन आप क्या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। स्टार्टअप शुरू करने में एक रिस्क है भाई, है ना भाई, सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सफल हुआ तो स्टार्टअप से भी जाएंगे, महीने की जो सैलरी मिल रही है उससे भी जाएंगे। तो मान लीजिए आपका स्टार्टअप सफल हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपको अवसर लागत आपने दी, वो जो सैलरी आपको मिल रही थी उसको आपने छोड़ा, एक विकल्प, एक अवसर को आपने छोड़ा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद रहा। तो एक विकल्प को चुनने के लिए जब दूसरा विकल्प आप अस्वीकार करते हैं, तो उस अस्वीकार किए गए विकल्प की जो कीमत होती है उसी को देखिए अवसर लागत कहते हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर, ये क्या होते हैं, देखिए ये वो लोग होते हैं जो खेतों में या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी पर काम करते हैं। आज आए, आज जितना भी काम किया उसकी दिहाड़ी लेकर चले गए, कल को आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, अगर आएंगे तो फिर से अपनी दिहाड़ी लेंगे, चले जाएंगे, यानी कि डेली बेसिस पर काम करते हैं। इसके बाद आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण, आंतरिक अर्थव्यवस्था यानी कि जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था है। देखिए जब सरकारी नीतियाँ इस तरीके से बनाई जाए कि अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि हो, जिससे जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था है वो अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता और पारस्परिक निर्भरता के साथ जुड़ सके, तो इसको देखिए आंतरिक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण या घरेलू अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण बोलते हैं। यानी कि व्यापार वगैरह को आपने इतना आसान बना दिया है कि दो अर्थव्यवस्थाएं आपस में मिलकर बड़े आराम से लेन देन कर पा रही हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है आयात प्रतिस्थापन। देखिए सरकार जब आर्थिक विकास की ऐसी नीतियां अपनाए कि भाई जो वस्तु हम आयात कर रहे हैं उनको सब निर्मित करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए हम कॉटन का आयात करते हैं, हालांकि हम करते नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए, तो सरकार इस तरह की नीतियां लाए कि किसानों को प्रोत्साहित करे, उनको बीज दे, सब्सिडी दे कि भाई कॉटन आप अपने देश में ही उपजाओ, और धीरे धीरे उस देश की कॉटन से जो बाहर से मंगाई गई कपास है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो आयात का देखिए क्या है, यहाँ पर प्रतिस्थापन हो गया है। इस तरह की नीति का देखिए जो उद्देश्य होता है, जो आंतरिक उद्योग है, जो घरेलू उद्योग है, उनको सपोर्ट करने के लिए, साथ ही रोजगार संवर्धन है उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर जो आप चीज़ें आयात कर रहे हैं तो कहीं और मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, उत्पादन कहीं और हो रहा है, तो रोजगार भी कहीं और मिल रहा है। लेकिन अगर कल को वो चीज़ आपके यहाँ ही उत्पादित होने लगे तो रोजगार भी तो आपके यहाँ ही होगा ना, इसीलिए आयात प्रतिस्थापन जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद आता है आयात शुल्क। देखिए ये वो कर होता है जब आप किसी माल को आयात करते हैं, किसी सर्विस को आयात करते हैं, तो उसकी प्रति इकाई या फिर उसका कितना मूल्य है उसके अनुसार उस पर लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
फिर आयात शुल्क जो है बाधाएं। तो सरकार आयात पर जो अलग अलग प्रकार के कर लगा देती है, कस्टम ड्यूटी लगा दी, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी। तो जो सरकार अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा रही है, कर लगा रही है इंपोर्ट्स पर, वो देखिए कहीं ना कहीं आयात शुल्क बाधाओं के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है आयात लाइसेंस। लाइसेंस मतलब किसी चीज़ की परमिशन, और अगर आयात लाइसेंस की बात कर रहे हैं मतलब आयात करने की परमिशन। तो किसी भी देश में वस्तुओं के आयात के लिए सरकार से मिलने वाली जो अनुमति होती है वो आयात लाइसेंस के रूप में लेनी पड़ती है। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो देखिए कितनी आप इनपुट लगा रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ में आप कितनी चीज़ एक आगत के रूप में दे रहे हैं, और फिर उसके बाद कितनी चीज़ आपकी आउटपुट के रूप में निकल रही है। और जैसे जैसे इनपुट आप बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी आउटपुट भी बढ़ती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 खेत हैं, दोनों 1 हेक्टेयर के हैं, लेकिन एक में जो है आपकी फसल ज़्यादा पैदा होती है, एक में कम पैदा होती है, जबकि बीज, पानी वगैरह सब आप समान रूप से लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक खेत की उत्पादकता ज़्यादा है। कोई भी फैक्टर उसकी वजह से हो सकता है उसकी मिट्टी अच्छी हो सकता है उसकी सिंचाई अच्छी हो सकता है उसमें लेबर अच्छे से काम कर रही हो। तो कोई भी रीज़न की वजह से एक ही हेक्टेयर के 2 खेत में अगर आप फसल बो रहे हैं और एक में ज़्यादा अच्छी फसल हो रही है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी उत्पादकता अच्छी है। अगर आप देखिए श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि करते हैं तो उत्पादकता में भी वृद्धि होती है, और प्राय श्रम की आगत की उत्पादकता के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है उपनिवेशवाद। देखिए उपनिवेशवाद तो हमने आधुनिक भारत के इतिहास में कितनी बार पढ़ा है। इसका मतलब ये होता है युद्ध या कोई भी अन्य विधियों का प्रयोग करके किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, अपने देश की सीमा के बाहर जाकर भी जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर अपना नियंत्रण कर लेना। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये अपने अधीनस्थ देश का क्या है, शोषण करने के लिए यूज होता है। तो कहीं ना कहीं आप उस कंट्री को क्या है, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा था उपभोग समुच्चय। इसको देखिए हिंदी में बोलते हैं कंजप्शन बास्केट। दरअसल एक परिवार बहुत सारी चीज़ों को डेली देखिए यूज़ करता है। ठीक है, उसमें फल, सब्जियां, दूध, वस्त्र, शिक्षा, कुछ सर्विसेज, चिकित्सा, ये सब आते हैं। तो दरअसल एक ऐसा समूह वस्तुओं का और सेवाओं का जिसका हम ये अनुमान लगाने के लिए यूज़ करते हैं कि जनता आखिर उपभोग किन चीज़ों का कर रही है। ठीक है, जो सांख्यिकी संस्थान होते हैं वो उसका निर्धारण करते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में जो राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन है वो उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को शामिल करता है, जैसे अनाज है, दाल और दूध से बनी चीज़ें हैं, खाद्य तेल है, सब्जियां हैं, वस्त्र आदि हैं। ठीक है, तो एक बास्केट है, एक टोकरा है जिसके अंदर कुछ आप कह सकते हैं वस्तुएं, कुछ सेवाएं रख दी गई हैं, और जिन पे हम मेजर करते हैं कि एक भारतीय परिवार के द्वारा क्या कुछ उपभोग किया जाता है। इसके बाद उद्यम यानी कि एंटरप्राइजेस क्या होता है। देखिए किसी भी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो किसी भी बिक्री के ध्येय से, लाभ कमाने के ध्येय से जो है वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन और वितरण करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई उत्पादन कर रहे हो, तो आपका अल्टीमेट मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना, राइट। इसके बाद देखिए आ जाता है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये क्या एक सरकारी संस्था है। ठीक है, और इसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है, माफ कीजिएगा, ये क्या है, सरकारी संस्था है, इसके नाम से ही पता चल रहा है इस तरह की नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है जिससे जो हमारे यहाँ पे पावर है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो विद्युत है, उसके अपव्यय को रोका जा सके और कितने बेहतर तरीके से ऊर्जा संरक्षण हो सके अलग अलग क्षेत्रों में, उस पर ध्यान देना, और साथ में स्वनियमन और बाजार सिद्धांतों पर ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद आता है एकाधिकारी तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम, यानी कि आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट। देखिए इस तरह का कानून बनाना जो व्यापारी हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, बाजार में उनके एकाधिकार को रोके, और जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनके लिए बेहतर प्रैक्टिसेस चले। ठीक है, तो इसके लिए जो कानून लागू किया गया है वो एकाधिकारी और प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम कहलाता है। फिर आता है अंश, हिस्सा या इक्विटीज। देखिए किसी कंपनी की जो टोटल चुकता पूंजी होती है
उसके समान मूल्यधारी अंश। आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, किसी कंपनी का मान लीजिए 100 करोड़ रुपए का टोटल की टोटल पूंजी है। उस 100 करोड़ रुपए को उन्होंने 200 रुपए के कुछ शेयर्स में बांट दिया है। अब वो 200 रुपए के जितने शेयर्स आप अपने पास खरीद लोगे, उस कंपनी की उतनी इक्विटी आपके पास हो जाएगी। अब क्योंकि कंपनी का हिस्सा आपके पास है, कंपनी के शेयर आपके पास है, तो जो भी शेयर के धारक होते हैं वो कंपनी के मालिक माने जाते हैं। इनको कंपनी का मताधिकार भी प्राप्त होता है, और अगर कंपनी कोई लाभ कमाती है तो ये लाभांश पाने के अधिकारी भी होते हैं। तो अंश, हिस्सा, इक्विटी मतलब कंपनी का कोई हिस्सा आपके पास है, कंपनी का कोई हिस्सा आपके पास है। ठीक है। इसके बाद देखिए, कर प्रति कर कास्केडिंग इफेक्ट। दरअसल इसमें क्या होता है, कोई वस्तु है, उस पर आपने कर दिया पहली स्टेज पे, फिर वही वस्तु दूसरी स्टेज पर जाकर बिकी, तो आपने वस्तु पे जो कर दिया वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पहले से ही कर दिया जा चुका है, अगर उसके ऊपर अगेन कर लग जाए तो उसको कर के ऊपर कर कहते हैं। इसके कारण देखिए, वस्तुओं की कीमतों में अनुपात से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। ये अंतिम चरण पर जो कर लगते हैं उसका परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 रुपये की बिक रही थी, जिस पे 10% का टैक्स सरकार की तरफ से लग रहा था, तो 110 रुपये की हो जाएगी। लेकिन अब जो है टैक्स फिर से जो लगेगा, ये वस्तु फिर से अगर मान लीजिए बिक रही है, तो अब इसमें जो 10% टैक्स लगेगा तो केवल 100 की कीमत पे नहीं लग रहा है, बल्कि वो 110 की कीमत पे लग रहा है। जबकि 10 रुपये तो यहाँ तो ऑलरेडी टैक्स था, तो मतलब 111 रुपये आप किसी चीज़ के दे रहे हैं, तो कर के ऊपर कर लग गया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, कृषि का व्यवसायीकरण। देखिए, स्व उपभोग के लिए या पारिवारिक उपभोग के लिए आप फसल उपजाते हैं, लेकिन इस तरीके को छोड़कर अगर आप सरप्लस की खेती करने लगे, यानी कि आप इतना उगाने लगे कि आपका अपना उपभोग तो पूरा हो ही जाए, इसके अलावा आप बाजार में जाके वस्तुओं को, अपने जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनको बेच भी सके, तो ये क्या है, व्यवसायीकरण हो जाता है। यहाँ पर आप खाद्य फसलों के स्थान पर जो नकदी फसलें होती हैं, जिनको उद्योग वगैरह कच्चे माल के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे कपास, जैसे जूट, पटसन, ठीक है, उन फसलों का ज़्यादा क्या है, आप उगाने का कार्यक्रम करने लगते हैं। तो ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गैर शुल्क बाधाएं। देखिए, जो आयात आता है आपके देश में, तो सरकार उस पर अलग अलग शुल्क लगाती है, लेकिन कुछ बाधाएं ऐसी होती हैं जो शुल्क के रूप में नहीं लगाई जाती, लेकिन फिर भी वो आपका जो निर्यात है, जो किसी दूसरे देश में आयात बन के जा रहा है, उस पर रोक लगाती है, कहीं ना कहीं व्यापार को ये बाधित करती है। जैसे मान लीजिए साफ सफाई से संबंधित रूल्स रेगुलेशंस लग जाए, जैसे यूरोपियन देश भारत के अल्फांसो आमों को कई बार मना कर देती है कि आपके आम में क्या में कीड़े मिल गए हैं, वो साफ नहीं है। ठीक है, तो इनको नॉन टैरिफ बैरियर्स NTB भी कहते हैं। ये आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध होते हैं। इसमें परिणाम या गुणवत्ता प्रतिबंध भी शामिल होते हैं। परिणाम कैसे, मान लीजिए कह दिया गया कि बांग्लादेश से हम जो है 500 क्विंटल चीनी से ऊपर नहीं खरीदेंगे, तो अब क्या है, शुल्क के रूप में तो नहीं लगा, लेकिन एक परिणाम के रूप में एक प्रतिबंध लग गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर घाटे की वित्त व्यवस्था। देखिए, घाटा मतलब क्या है, नुकसान हो रहा है। वित्त व्यवस्था क्या है, सरकार जो पूरा का पूरा बजट को मैनेज करती है। तो सरकार का अगर खर्चा ज़्यादा है, उसका राजस्व कम है, और इसी के हिसाब से सरकार अपने वित्त का प्रबंधन कर रही है, तो कहीं ना कहीं घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाता है। राइट। इसके बाद आ जाएगा आपका जनानकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। देखिए, एक जनानकीविद थे फ्रैंक नोटिस्टीन, उन्होंने 1945 में इस अवधारणा को विकसित किया था। इसमें ये बताया गया था कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होता जाता है और जीवन की दशाएं और बेहतर होती जाती है, तो जन्म और मृत्यु दर दोनों में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियां दिखने लगती हैं। तो नॉनस्टीन जो थे, उन्होंने 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था, एक पूर्व औद्योगिक, एक विकासशील, एक आधुनिक समाज की। बाद में औद्योगिकरण के उपरांत की अवस्था को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। देखिए, क्या होता है, जब स्टार्टिंग में जीवन की दशाएं अच्छी नहीं होती,
तो वहाँ पे क्या होती है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। अब क्योंकि माँ बाप को ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे पता नहीं कब तक रहेंगे और नहीं, तो उनके यहाँ जन्म दर भी ज़्यादा होती है, लोग बच्चों को पैदा भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब हेल्थ की कंडीशंस वगैरह सुधरने लगती है तो मृत्यु दर तो कम हो जाती है, लेकिन जन्म दर अभी भी हाई बनी रहती है। लेकिन धीरे धीरे जब लिविंग स्टैंडर्ड्स और सुधरते हैं, लोगों को भरोसा होने लगता है, तो फिर आपकी मृत्यु दर तो कम हो ही चुकी है, अब जन्म दर भी कम होने लगती है। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है, इसी को क्या है, जननांगीय संक्रमण कहते हैं। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट आता है नई आर्थिक नीति। देखिए 1990-91 में भारत में एक संकट आया, हमारा जो भुगतान संतुलन था उसको बेसिकली आप कह सकते हैं चुकाने के लिए, या भुगतान संतुलन में आप कह सकते हैं डिसबैलेंस हो गया, और हमारे पास इतनी विदेशी मुद्रा बची कि हम केवल 1 हफ्ते का विदेशी व्यापार कर सके। तो जब ऐसी हालत आ गई तो भारत ने आर्थिक सुधारों को गंभीरता से लेना शुरू किया, और 7वीं जो योजना थी, 7वां पंचवर्षीय जो आप कह सकते हैं हमारे यहाँ योजना थी, उसकी शुरुआत के साथ ही देश में आर्थिक रूप से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए, और जिनका संबंध अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों से है। आर्थिक परिवर्तन इतने प्रभावपूर्ण तरीके से लागू किए गए, इतने बड़े लेवल पर लागू किए गए कि इनको नई आर्थिक नीति या फिर नए आर्थिक सुधारों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 प्रमुख जो तत्व थे उन पर ध्यान रखा गया, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण और ढांचागत सुधार को देखिए महत्व दिया गया। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है निर्यात शुल्क। जैसे आयात शुल्क होते थे ऐसे ही निर्यात शुल्क भी हैं। इसमें क्या होता है, किसी देश के वस्तुओं पे जो निर्यात हो रहा है उस पर अगर आप कर लगा रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट पर आप जो टैक्स लगा रहे हैं वो आपके निर्यात शुल्क कहलाते हैं। फिर आता है निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट का प्रमोशन। देखिए हर सरकार चाहती है कि उसके यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़े, व्यापार बढ़े, ट्रेड बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, इतना उसके यहाँ पे क्या है, उत्पादन होगा। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा उसको क्या है, उसके यहाँ एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ेगी। तो इसलिए सरकार क्या कहती है, इस तरह की नीतियाँ, इस तरह के व्यापारिक और राजकीय समर्थन जो है अपने यहाँ की कंपनियों को देते हैं, ताकि उनका क्या एक्सपोर्ट बढ़े। इससे आर्थिक समृद्धि होती है, विदेशी मुद्रा कमाई जाती है, और इसकी नीतियों वगैरह की वजह से जो निर्यात में बाधाएं हैं उनको क्या है, दूर किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है नियोजक रोजगार दाता। ठीक है, वो स्वनियोजक यानी कि जो अपना काम स्वयं कर रहे हैं या फिर कुछ भागीदारों की सहायता से कर रहे हैं, और वो प्राय कुछ श्रमिकों को अपना उद्यम चलाने के लिए काम पर रखते हैं, उनको मजदूरी देते हैं। यानी कि जो आदमी अपना खुद का काम कर रहा है साथ में वो दूसरों को भी काम दे रहा है, वो आपका नियोजक रोजगारदाता कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए परिणात्मक प्रतिबंध, मैंने आपको अभी बताया। देखिए सरकार क्या करती है, जो बाहर से आयात आ रहा है उस पर एक आप कह सकते हैं कोटा लगा देती है कि भाई इतने से ज़्यादा आप हमारे देश में आयात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको परिणात्मक प्रतिबंध कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं। ये आंतरिक उद्योगों को संरक्षण देने के लिए, जो भुगतान से घाटा होता है उसको कम करने के लिए, और अपने देश में जो आयात की वस्तुएं आ रही हैं उनकी मात्रा को नियत करने के लिए सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए क्या है, पारिवारिक श्रम और श्रमिक परिवार के खेत। यहाँ पे देखिए पारिवारिक श्रम का मतलब क्या होता है, घर का ही जब कोई व्यक्ति यानी कि आपके संबंधी जब बिना नकद या किसी वस्तु के रूप में मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करते हैं किसी उद्योग या उद्यम में, तो क्या होता है, वो पारिवारिक श्रम कहलाता है। ठीक है, फैमिली लेबर वो कहलाती है कि परिवार का ही व्यक्ति है, उसको कोई पैसे की, कोई मजदूरी की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा है। फिर देखिए प्रतिष्ठान, इस्टेब्लिशमेंट क्या होते हैं। प्रतिष्ठान देखिए वो होते हैं जिसके में 1 वर्ष की अधिकांश अवधि में, ठीक है, पारिश्रमिक पाने वाले श्रमिक अवश्य काम करते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोई वुलन बनाने वाली फैक्ट्री भी है, वो सिर्फ 6-7 महीने के लिए 1 साल में काम करती है, तो उस 6-7 महीने के में से अधिकांश टाइम के लिए कोई ना कोई श्रमिक वहाँ पर मजदूरी पाते हुए काम करता हो, तो उसको क्या एक प्रतिष्ठान, एक आप कह सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट बोलते हैं। इसके बाद आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI भी जिसको बोलते हैं। देखिए विदेश की कोई कंपनी या विदेश का कोई व्यक्ति
जब हमारे देश में या फिर हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करता है, निवेश करता है, किन किन चीज़ों में, या तो विदेशी परिसंपत्तियों में जो है निवेश करता है, देश की जो आंतरिक संरचना है, मशीनरी है, संस्था है, उसमें जो है निवेश करता है, तो वो एफडीआई कहलाता है। दरअसल अगर इसके टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो ये कहता है कि किसी कंपनी में अगर आपने 10% या उससे अधिक का निवेश किया है तो वो एफडीआई माना जाता है, और यदि वो 10% से कम है तो वो एफडीआई नहीं माना जाता। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो शेयर बाजार में लगी पूंजी होती है उसको देखिए विदेशी पूंजी में शामिल नहीं किया जाता। माना जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। यानी कि तो शेयर मार्केट के थ्रू आपने क्या है कंपनी के शेयर खरीद लिए हैं, दूसरा आपने क्या है सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कंपनियों में किया है, तो जो एफडीआई किया है ना वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि शेयर बाजार में लगा हुआ जो धन है वो तो अस्थिर है, सट्टेबाजी के रूप में आया है, आज यहाँ है कल कहीं और हो सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लंबे समय के लिए देश में आता है, और ये अपने साथ साथ तकनीक वगैरह, अच्छे काम की प्रैक्टिसेस वगैरह, ठीक है, इनको भी लेकर आता है। क्योंकि अगर बाहर का कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो वो उस कंपनी को और अच्छा ही करने के लिए काम करेगा, तो आपके देश को क्या इससे फ़ायदा होता है। इसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, क्या होता है कि किसी अवधि में राष्ट्रीय आय आपकी कितनी है उसको जब राष्ट्रीय जनसंख्या के साथ आप अनुपात निकालते हो, यानी कि आपका जो संपूर्ण राष्ट्रीय आय है उसको संपूर्ण जनसंख्या से अनुपात निकाल दें तो आपकी क्या है राष्ट्रीय आय निकल आती है। फिर देखिए प्रवेश अवरोध, बैरियर्स टू एंट्री, ये वो कारक होते हैं जो पहले से काम कर रही फर्म तो ऑलरेडी काम कर रही है अच्छे से बढ़िया है, लेकिन जब नई फर्म्स जो हैं, जो नए उद्योग है वो आकर काम करना चाहे, वो स्टैब्लिश होना चाहे, तो उनके प्रवेश को क्या है थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं। यानी कि पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल जो नई फर्म होती है उन पर ही लागू होते हैं। आपने कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दिए कि नई कंपनीज को आप कह सकते हैं इस्टेब्लिश करना ही मुश्किल हो गया है, तो ये आपके प्रवेश अवरोध जो है कहलाते हैं। इसके बाद आता है मातृत्व मृत्यु दर। देखिए प्रसव काल में जो सजीव जन्म है, ठीक है, और उनके ऊपर जो माताओं की मृत्यु है, इसका जब अनुपात निकालते हैं तो ये मातृत्व मृत्यु दर कहलाता है। 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माताएं जीवित नहीं रह पाती, ये इसका अनुपात देखिए निकलता है, और इस अनुपात की गणना 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। घाटा, ठीक है, ये क्या होता है कि सरकार की जो आय है ना, यानी कि जो उसके कर राजस्व हैं उसके द्वारा व्यय का पूरा ना होना। यहाँ पर देखिए सरकार जो उधारी ले रही है उसको नहीं जोड़ेंगे, सरकार की जो इनकम है, सरकार जो टैक्स वसूलती है, ठीक है, उससे अगर सरकार के खर्चे नहीं हो पा रहे तो मतलब सरकार का क्या बजट जो है घाटे का चल रहा है। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आ जाता है ब्रूटलैंड कमीशन। देखिए संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 1983 में विश्व पर्यावरण समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। उसी आयोग का नाम है ब्रूटलैंड कमीशन। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें इन्होंने संधारणीय विकास की परिभाषा दी थी, और इस परिभाषा को देने की वजह से बहुत फेमस हुए थे। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है इन्होंने परिभाषा दी थी, जिसको हिंदी में संधारणीय विकास भी कहते हैं। फिर आता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वो सभी व्यक्ति जो काम के अभाव में घर बेकार बैठे हैं, पर वो रोजगार कार्यालय, मध्यस्थ, मित्र संबंधी को माध्यम से संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर रोजगार को ढूंढ रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि भाई हम काम करने के इच्छुक हैं, आप हमें काम दीजिए। ठीक है, और वो वर्तमान दशा है और जो प्रचलित पारिश्रमिक दर हैं उन पर काम करने के लिए राजी हैं, वो बेरोजगार कहलाते हैं। देखिए जो लोग अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे ना, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते। जो लोग काम करना चाहते हैं, प्रचलित मजदूरी दरों पर ही काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार काम ढूंढ रहे हैं, फिर भी अगर उनको काम नहीं मिल रहा तो उनको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? एक साल में, ठीक है, एक साल में किसी देश का पूरे विश्व के साथ जो चालू और पूंजीगत खातों पर पूरा लेन देन हुआ है
उसका सांख्यिकीय सार जो है भुगतान संतुलन कहलाता है। भाई एक देश ने कितना सामान खरीदा है, कितना बेचा है, कितने गिफ्ट दिए हैं, कितने गिफ्ट लिए हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आया है, कितना गया है, कितना इंटरेस्ट चुकाया है, कितनी सरकारी हेल्प बाहर गई है, कितनी सरकारी हेल्प मिली है, ये सारा का सारा लेखा जोखा जो होता है ये देखिए भुगतान संतुलन के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो एक इस खाते में क्या होता है, पूरे साल भर में जो दायित्व और परिसंपत्तियां होती हैं उनका ब्यौरा होता है, इसीलिए सदैव क्या है संतुलन में रहता है, क्योंकि जितना गया उतना ही आपका आया, इसको हमेशा संतुलित जो है रखना रहता है। अब वो आपने कहाँ से उसको पूरा किया, उधारी लेकर पूरा किया, आपने बैंक वगैरह से कुछ कहा, वो बात की बात है, बट जो आपका भुगतान संतुलन है ये हमेशा क्या है संतुलित रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, तो भूमि और राजस्व बंदोबस्त। ठीक है, देखिए देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद जो प्रशासन था उसके लिए अलग अलग सर्वेक्षण किए गए। भाई भूमि का कैसे प्रमोशन किया जाए, प्रशासन किया जाए, लगान वगैरह कैसे लिया जाए, टैक्स वगैरह कैसे वसूला जाए, इसको लेकर वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक भूखंड पर उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया, चाहे वो जो जमीन है या तो किसी किसान के अधिकार में हो, या किसी माहल यानी कि राजस्व ग्राम के अधिकार में हो, या किसी जमींदार के अधिकार में हो। उन्होंने कहा कि भाई या तो हम एक जमींदारी प्रथा लेकर आएंगे जिसमें ये मान लिया जाएगा कि सारी की सारी जो जमीन है वो किसकी है, जमींदार की है, और जमींदार देखिए किसानों से टैक्स लेगा और फिर हमें दे देगा, या फिर हम क्या करेंगे माहल के साथ बंदोबस्त करेंगे यानी कि राजस्व ग्राम के साथ। भाई ग्राम का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो पूरे गांव से जो है टैक्स को इकट्ठा करे और हमें जो है टैक्स जो है चुका दे। जब तक महल टैक्स चुकाता रहेगा तब तक जमीन उसके पास रहेगी, नहीं तो ले ली जाएगी। जहाँ पर ना महल जैसी कोई व्यवस्था थी, ना जमींदारों जैसी कोई प्रणाली थी, वहाँ पर सीधे रैयतों के साथ, किसानों के साथ देखिए इन्होंने बंदोबस्त कर लिया। उन्होंने रैयतों को कहा हम आपको भूमि पट्टे पर देते हैं और ये पट्टा आपके पास तब तक सुरक्षित रहेगा जब तक आप अपना लगान जो है टाइम टू टाइम चुकाते रहेंगे। तो ये जो अलग अलग प्रणालियां लेकर आई गई अंग्रेजों के द्वारा, इन्हीं को राजस्व बंदोबस्त देखिए कहते हैं। 3 प्रकार के लागू किए गए थे, मैंने आपको तीनों ही समझा दिए हैं। राइट, अब आगे देखते हैं। बाद आता है भविष्य निधि। देखिए कर्मचारियों के हित के लिए एक संचालित कोष होता है, इसमें कर्मचारी रोजगार दाता दोनों ही अंशदान देते हैं। संचालन इसका सरकार करती है और जिसमें संचित राशि होती है वो सेवानिवृत्ति के टाइम पे कर्मचारी को दे दी जाती है। फिर आता है मृत्यु दर, मोर्टेलिटी रेट। तो देखिए मृत्यु से इसका मतलब निकल जाता है हर वर्ष देखिए प्रति 1000 जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्या द्वारा इसको अभिव्यक्त किया जाता है। मृत्यु सामान्य हो या रोग आदि से हो, दोनों प्रकार को इसकी गणना में शामिल किया जाता है। ये बीमारी से अलग होती है। देखिए रुग्णता तो क्या है, बीमारी का कारण यानी कि काम ना कर पाना उसको दर्शाती है। भाई आप बीमार हो, उसकी वजह से आप काम वगैरह नहीं कर पा रहे हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मृत्यु दर जो है वो 1000 जनसंख्या पर कितनी मृत्यु हो रही है इस चीज़ को दिखाता है। राइट, इसके बाद मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, जब सामान्य कीमतों में निरंतर वृद्धि होती रहे, किसी एक चीज़ में नहीं कि बस प्याज के ही दाम बढ़ गए, जब सामान्यतः कीमतों में लगातार धीरे धीरे वृद्धि होती रहे तो उसको देखिए इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है राष्ट्रीय उत्पाद या फिर आय यानी कि आपकी नेशनल प्रोडक्ट या इनकम। किसी देश में जो भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उसमें जो विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके द्वारा भी जो आय का योगदान किया जा रहा है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या एक राष्ट्रीय है। भाई राष्ट्रीय का मतलब कौन है, जो राष्ट्रीयता को धारण किए हुए लोग हैं, वो जितना भी उत्पादन कर रहे हैं वो सारा का सारा जुड़ना चाहिए। तो कुछ लोग तो देश में ही रह रहे हैं लेकिन कुछ लोग विदेश में भी तो रह रहे हैं जिनके पास राष्ट्रीयता तो भारत की ही है, तो वो भी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी तो जुड़ना चाहिए। तो ये सारा जुड़ के जो आता है ये आपका राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा।
रुग्णता यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉर्बिडिटी। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति, ये क्या होती है? एक तरीके से जैसे अस्थायी अपंगता की तरह होती है, क्योंकि आप बार बार बीमार पड़ते रहते हैं तो जो आपकी काम करने की एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है। तो इससे क्या है, एक तरीके से ये आपको डिसेबल करती है। ठीक है, अगर लगातार रुग्णता रहती है तो अंततः ये मृत्यु को भी देखिए धारण कर सकती है। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे यहाँ मॉर्बिडिटी के दो प्रमुख कारण हैं। पहला भीषण श्वास संक्रमण और दूसरा है डायरिया। तो इन दो को भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट की टर्म है आपका वहन क्षमता या फिर धारण करने की क्षमता। ये आपके इन्वायरमेंट में भी काम आएगा। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है, कोई परिवेश है, उस परिवेश में अधिकतम कितना जनसंख्या का घनत्व रह सकता है, उस परिवेश में जितने भी संसाधन है, खाना पीना उपलब्ध है, जितना भी स्पेस है, उस सब का उपयोग करते हुए अधिकतम कितने नंबर ऑफ लोग वहाँ रह सकते हैं, उसका कैरिंग कैपेसिटी कहलाता है। अगर इसकी तकनीकी परिभाषा की बात करें तो घनत्व आधारित जनसंख्या का अधिकतम आकार जहाँ पहुँचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है। देखिए, जहाँ तक कैरिंग कैपेसिटी किसी परिवेश की होती है वहाँ तक जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जब उसकी कैरिंग कैपेसिटी रीच हो जाती है, उसकी वहन करने की क्षमता रीच हो जाती है, तो वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि रुक जाती है। अगर इसके बावजूद भी जनसंख्या जो है वो उसकी धारण क्षमता से अधिक होती जाए तो अपर्याप्त स्थान रहेगा, अपर्याप्त खाना रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले उतना फूड था, जितना टोटल लोग थे वो उनके लिए ही इनफ था, लेकिन अगर और लोग आ जाएंगे तो उसका मतलब फूड की शॉर्टेज पड़ने लगेगी, स्थान जो है कम पड़ जाएगा। तो जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो बाधित होने लगती है और जनसंख्या क्या है, गिरने लगती है। तो इसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी अगर 1 है तो अगर देखिए 1 से कम है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं उनमें दिक्कत आने लगती है और जो जनसंख्या आपकी गिरने लगती है। ठीक है, अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग परिवेश के अनुसार देखिए जो कैरिंग कैपेसिटी होती है अलग अलग हो सकती है। समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है और बहुत सारे कारण जो इसको प्रभावित करते हैं वहन क्षमता को, वो है खाने की सुलभता, पर्यावरण और वहाँ का स्थान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सी कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आ रहा है वस्तु और सेवा कर यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको जुलाई 2017 में सरकार ने बहुत सारे टैक्सेस जैसे बिक्री कर वगैरह को मिलाकर एकल टैक्स सिस्टम के रूप में लागू किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, जो वस्तु और सेवाएं होती हैं उनके वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। देखिए, हमने एक बार पढ़ा था ना टैक्स के ऊपर टैक्स, अभी वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर सेम वस्तु है उस पर जो टैक्स लगा उस टैक्स के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो गया। जैसे मान लीजिए आपने चीनी पे टैक्स दिया, चीनी अब दोबारा कहीं और बिकी तो आपको दोबारा टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपने चीनी पे जो है टैक्स दिया है। इसके बाद उस चीनी को देखिए बिस्किट में यूज़ किया गया तो क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया, मूल्य वर्धन हो गया उसका, तो अब उस पर देखिए टैक्स लगेगा। तो मतलब जब चीज़ों में कुछ उसकी आप कह सकते हैं उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कुछ नया बन जाता है, उसके मूल्य में वर्धन हो जाता है, तो ये उस पर लगाया जाता है। इसमें कई सारे स्लैब्स होती हैं और ये सारी की सारी स्लैब पूरे भारत में एक समान होती है। जैसे 0% टैक्स लगता है, 5%, 12, 18 और 28। ठीक है, ये सभी वस्तुओं और सेवाओं पे लगता है और पूरे देश में ये समान होता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। 3 वर्ड ध्यान रखना है। पहली बात तो एक वर्ष में यानी कि किसी लिमिटेड टाइम की हम बात कर रहे हैं, किसी एक देश के घरेलू क्षेत्र में यानी कि हम बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, और अंतिम रूप से तैयार वस्तु और सेवाओं का मुद्रा मूल्य। तो अंतिम रूप यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं, हम कच्चे माल की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम अंतिम रूप से तैयार वस्तुओं और सेवाएं भी इसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। इनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जब आपस में जोड़ देते हैं उसको जीडीपी बोलते हैं। देखिए, एक देश में ट्रैक्टर भी बना, बिस्किट भी बना, चॉकलेट भी बनी, जीन्स भी बनी। ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर ने अपनी सर्विस भी दी, कुछ कंप्यूटर वालों ने भी अपनी सर्विस दी, एसी वाले ने अपनी सर्विस दी। इन सब का जो फाइनल एक मार्केट में प्राइस था, जब उस सब को जोड़ देंगे तो वो आपका जीडीपी निकल कर आता है। जीडीपी किसी भी देश की आर्थिक शक्ति की एक माप होती है और जीडीपी प्रति व्यक्ति का मतलब होता है कि देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। जीडीपी को नापने के 3 तरीके होते हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। फिर अगला है सकल वर्धित मूल्य यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मैंने आपको बताया कि देखिए मूल्यवर्धन क्या होता है, जब आपने जैसे किसी चीज़ को कुछ और बढ़िया चीज़ में बना दिया। जैसे मैंने बताया था आपको कि आटा, चीनी, घी को मिला के आपने बिस्किट बना दिया। ठीक है,
तो वो आपका क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, टेक्निकल इसकी डेफिनेशन क्या है, जो आपका सकल घरेलू उत्पाद है यानी कि जो आपका जीडीपी है, उसमें से अगर आप अप्रत्यक्ष कर को हटा दें, ठीक है, लेकिन जो सब्सिडी है उसको जोड़ दें, यानी कि क्या फॉर्मूला बनेगा, जीवे बराबर जो आपका जीडीपी है प्लस आपका सब्सिडी है माइनस आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपका जो है जीवे निकल कर आ जाता है। ठीक, इसके बाद देखिए क्या आता है, व्यापारिक बैंक यानी कि मर्चेंट बैंक। तो मर्चेंट बैंक क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, देखिए उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, राइट, तो वो उन पैसे को कहाँ लगाए, किस तरह का इन्वेस्टमेंट करे, इस चीज़ के लिए क्या होते हैं, उनको सलाह देने के लिए कुछ बैंक होते हैं, उन्हीं को मर्चेंट बैंक बोलते हैं। कंपनियों को सलाह देने, उनके जो शेयर हैं, उनके जो ऋण हैं, उनका प्रबंध करने वाले बैंक, वित्तीय संस्थान या निवेश बैंक, ठीक है, इनको मर्चेंट बैंक बोलते हैं। फिर आपने क्या ध्यान रखना है, व्यतिक्रम चूक यानी कि डिफॉल्ट, ये क्या होता है, देखिए चूक या डिफॉल्ट का मतलब क्या है, नियत तिथि पर अगर आप अपने ऋण का, अपने ब्याज का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ये जो ऋण है ये आपने शायद किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था से भी हो सकता है लिए हुए हो, ये ऋण आपने एक व्यक्ति के लेवल पे लिए हुए हो, ये ऋण हो सकता है एक देश ने लिया हुआ हो। तो अगर आप अपने ऋण को या फिर अपने ब्याज को टाइम पर नहीं चुका पाते, तो आपकी क्या है, विश्वसनीयता साख पर एक आंच आती है। जैसे अगर एक देश टाइम पर अपना ऋण नहीं चुका पाएगा तो उसकी साख पर क्या है, आंच आती है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक छोटा सा पार्ट ही रिकॉर्ड किया है ताकि आपको एक बार बस आइडिया मिल जाए कि हाँ, हिंदी में भी हम इकोनॉमी के कंपाइलेशन को जो है रिकॉर्ड करके आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन जल्द ही मैं इसका एक लंबा वाला पार्ट आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जो मैंने पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।